और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवपाल यादव की, जो एक बार फिर से राजनीतिक द्वेष भुलाकर अखिलेश के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो बहू डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और मतलब ये कि शिवपाल यादव ने यादव परिवार की एकजुटता का संदेश दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि कब कब वो अखिलेश यादव पर भड़के और उन्हें अपरिपक्व तक बता दिया। सबसे पहले तारीख 7 नवंबर 2022 की शिवपाल ने अखिलेश को इशारों ही इशारों में चापलूसों से घिरा हुआ बताया था। तारीख 3 सितंबर 2022 शिवपाल ने यह कहा था कि अब सपा के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समाजवादी पार्टी के साथ जाना बड़ी गलती थी। तो वहीं तारीख 26 जुलाई 2022 को शिवपाल ने कहा था कि विधानमंडल दल से निकालकर हमें मुक्ति दे देते तो बेहतर होता। उसके बाद 9 जुलाई 2022 को अखिलेश पर एक बार फिर से शिवपाल ने हमला करते हुए कहा था कि उनमें राजनीतिक परिपक्वता की कमी है और इसीलिए लोग समाजवादी पार्टी से दूर होते जा रहे हैं और मुझे भी मान सम्मान नहीं मिला। इसके बाद तारीख 3 मई 2022 को अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिसने चलना सिखाया वो हमें रौंदता चला गया। और फिर अक्टूबर 6, 2021, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। बीते साल उन्होंने कहा, मैंने पांडवों की तरह सम्मान मांगा था, लेकिन अब कौरवों से युद्ध होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहू डिंपल यादव ने चाचा शिवपाल को कैसे मनाया। शिवपाल अखिलेश में जो नाराजगी थी, डिंपल के नामांकन में भी वो नहीं आए। स्टार प्रचारक की लिस्ट में अब उनका नाम आया। डिंपल के कहने पर साथ आए शिवपाल। डिंपल के लिए अब शिवपाल यादव करेंगे चुनाव प्रचार और उन्होंने दो टूक सभी कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि डिंपल यादव परिवार यानी हमारी बहू हैं, इसीलिए सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे। मैनपुरी की महाभारत में एक ही सवाल उठ रहे थे, एक ही नाम का जिक्र हो रहा था। आखिर मुलायम के बाद शिवपाल यादव क्या करेंगे? क्या बहू डिंपल यादव के पक्ष में वोट मांगेंगे या फिर बैकफुट पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? लेकिन स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी होने के बाद ये तस्वीर भी साफ हो गई कि मुलायम कुनबा एक बार फिर मजबूती से सियासी रण में दमखम आजमाने जा रहा है और शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव के लिए वोट मांगने जमीन पर उतरेंगे। डिंपल को जितवा, मेरी बहू है, वो बड़ी बहू है। अच्छा, ये सभी लोगं से सबसे कह दी। लक्ष्मण नगर विधानसभा के लोग थे कि सब आते, हम तो वहीं के। नेताजी की जो सच्ची श्रद्धांजलि है उसको देखते हुए जो निर्णय आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने लिया है वो यही है कि डिंपल यादव जी को जिताएं। सबके उन्होंने विचार जाने और विचार जाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि आखिर डिंपल घर की बहू है और सीट घर में ही रहे। सेफई में शिवपाल यादव की कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सपा नेता तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि शिवपाल सिंह यादव ने डिंपल का समर्थन किया है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा, शिवपाल सिंह का आदेश है कि बहू डिंपल के लिए वोट करो, वो हमारी बहू है, इसके लिए वोट जुटाना है। चाचा भतीजे के बीच सियासी तल्खियां जग जाहिर हैं। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया था कि फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में शिवपाल का अचानक मूड स्विंग करना रिश्तों की बदली धुरी है या सियासी मजबूरी? हमारे सुझाव माने गए होते और टिकट दिया गया होता हमारे सुझावों पर, तो आज उत्तर प्रदेश की और समाजवादी की स्थिति दूसरी होती। वही राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ये सब छोड़ते चले जा रहे हैं। जो भी गठबंधन बना था एक एक करके सब छोड़ते चले जा रहे हैं, तो वो राजनीतिक अपरिपक्वता है। शिवपाल ने अखिलेश को अपरिपक्व तक कह दिया था। उनके फैसले पर हमेशा से सवाल उठाते रहे, लेकिन जब परिवार की बात आई तो उन्होंने उन शिकवे गिले को भुलाकर एक साथ आने का ऐलान कर दिया। कार्यकर्ताओं को डिंपल के लिए वोट मांगने के निर्देश दे दिए और एकजुटता का संदेश दे दिया। लेकिन क्या शिवपाल के मन में मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, या फिर डिंपल को चुनावी मैदान में उतारने से पहले उनसे पूछा नहीं गया? बहरहाल भीतर खाने जो भी हो, लेकिन शिवपाल और अखिलेश एक बार फिर एक हो रहे हैं, जिसका फायदा मुलायमगढ़ को बचाने में समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो कुल मिलाकर मैनपुरी के रण में एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव है तो दूसरी तरफ बीजेपी से शिवपाल के करीबी रघुराज सिंह शाक्य आमने सामने है और दोनों में इस बार की जो फाइट है वो जबरदस्त होने वाली है। हम बात सियासी मुकाबले की करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए डिंपल यादव के पास आखिर संपत्ति कितनी है। डिंपल के पास कितनी संपत्ति है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। 14 करोड़ 24 लाख की मालकिन है डिंपल यादव। 4 करोड़ 62 लाख की चल संपत्ति उनके पास है। इसके अलावा 9 करोड़ 61 लाख की अचल संपत्ति भी डिंपल यादव के पास है। अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 8 खाते उनके हैं। 2 बैंक्स में 32 लाख 58 हजार की एफडी और 59 लाख 76 हजार के हीरे मोती भी डिंपल यादव के पास हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2774 ग्राम सोने के जेवरात डिंपल यादव के पास हैं। अखिलेश की संपत्ति में भी हिस्सेदारी है। 2019 के बाद संपत्ति में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। 31 लाख 53 हजार बैंक से भी लोन लिया। से सिपाही को उन लोगों ने तो अपमान जितना हो सकता करने का काम किया। वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी। मैनपुरी जनता के रघुराज साक नहीं जीतेंगे, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करे। परिवर्तन रघुराज साक नहीं करेंगे, मैनपुरी की जनता करने का काम करेगी। तो हम लोग जनता की अदालत में आए। सबसे प्रणाम करूंगा, सबसे प्रणाम कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी प्रणाम कर रहा हूँ कि इस किसान के बेटे को आशीर्वाद दें। ये आपकी सेवा ज्यादा करने का काम करें। नामांकन करा के और जो लड़ रही है माननीय डिंपल जी, शायद वो नहीं मिल पाए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। सिक्योरिटी इतनी रहेगी, आम आदमी कहाँ से मिल सकता है, विधायक सांसद नहीं मिल सकते। रघुराज साहब को दुकान पकड़े कहीं पकड़ लो, जहाँ मिलने का काम कर लो। और यही चाहता है, जनप्रतिनिधि तो होता है, वो सेवक होता है जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम करती है तो हम लोग कर्जदार होते जनता का। रघुराज शाक्य ने मैनपुरी की जंग में किसान कार्ड भी खेल दिया है। रघुराज शाक्य खुद को किसान पुत्र बता रहे हैं और उनका कहना है उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो जब चाहे जितने बजे भी चाहे उनसे आकर मुलाकात कर सकता है, अपनी समस्याएं बता सकता है। लेकिन ये राजघराने वाली राजनीति में संभव नहीं है। चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, जीत के लिए मैनपुरी में मुलायम का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। यानी मुलायम सिंह के नाम पर वोट लेने की जंग छिड़ चुकी है। डिंपल के नामांकन के बाद अखिलेश ने नेताजी को याद किया और कहा था नेताजी मैनपुरी की जनता से सबसे ज्यादा लगाव रखते थे। जनता का चुनाव है और कार्यकर्ताओं का चुनाव होने जा रहा है और नेताजी के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता नए नहीं थे, घर घर से नेताजी जुड़े थे और नेताजी यहाँ से लगातार काम किया उन्होंने। इसलिए जनता का जहाँ नेताजी के प्रति और नेताजी के प्रति जो भावना है वो यही है कि सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए यही होगी कि सबसे अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी जीते। और अब रघुराज शाक्य भी नेताजी को गुरु बताते हुए मैनपुरी के चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अब देखना ये है कि नेताजी की मैनपुरी में नेताजी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, बहू को या फिर शिष्य को। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू के साथ देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। उधर मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने नॉमिनेशन फाइल किया और इस दौरान केशव मौर्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत का दावा किया। इसके साथ ही विरोधियों पर निशाना साधा गया तो वहीं मंत्री कौशल किशोर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हमारे साथ है केशव मौर्य जी। सर कैसे क्या कहेंगे सर? कमल खिलेगा, लाखों वोटों के अंतर से खिलेगा। श्री रघुराज शाक्य जी मैनपुरी लोकसभा से सांसद बने। सर कोई खास चीज आज टिप्स देके गए आप? नहीं, हम लोगों का एक ही मंत्र है और एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा प्राथमिकता पे, कार्यकर्ता का सम्मान प्राथमिकता पे, गुंडागर्दी से मैनपुरी और जैसे प्रदेश मुक्त वैसे मैनपुरी भी मुक्त करने के लिए सबको टफ मान रहे। कितना टफ इलेक्शन लग रहा है? नहीं, इलेक्शन में कोई टफ चुनाव है, लेकिन भाजपा की एक तरफा जीत होगी। अखिलेश जी को ये समझ में आ गया है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है अपनी पत्नी डिंपल को कैंडिडेट बना करके, उससे उन्हीं के कुनबे के लोग खुश नहीं है। चाहे वो जो लोग भी लोकसभा के मेंबर रहे हैं वो सब चाहते थे कि मुझे प्रत्याशी बनाए, किसी को नहीं बनाया। पार्टी में और वरिष्ठ लीडर थे, उनमें किसी को नहीं बनाया।
तो जो शिवपाल जी उनके चाचा हैं, जिनको उन्होंने अभी दरकिनार मक्खी दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था, आज उनको स्टार कंपेनर घोषित करने का काम कर दिया, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि इनको सबको लेके चलेंगे तो शायद कुछ भला हो, वरना हमारा जो है खेल खत्म हो गया। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस फेयर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने यूपी पवेलियन का जायजा भी लिया और साथ ही दुकानदारों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यूपी के हर जिले में कोई ना कोई विशेषता है और इसीलिए सरकार का फोकस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर है। सरकार लोकल को ग्लोबल बनाने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। मैंने पहले कहा कि हमने पहले इसकी मैपिंग करवाई थी। मैपिंग कराने के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को चिन्हित करके उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रोत्साहन दिया। कारीगर और हस्तशिल्पियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को चलाया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक निश्चित मानदेय दिया गया, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाए गए। एग्जीबिशंस में उन्हें लाने ले जाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया गया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। मेरे लिए गौरव की बात भी है और प्रसन्नता का विषय भी है कि इस ट्रेड फेयर का जो थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से है, वह भी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की इस थीम के साथ ये प्रारंभ हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश पेविलियन में अगर आप देखेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सभी 75 जनपदों के उत्पाद को यहां पे डिस्प्ले किया गया है। उधर इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया को महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंप दी और अब भारत 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेगा। तो दूसरी तरफ G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से ही ब्रिटेन की सरकार ने भारत के लिए हर साल 3000 वीजा जारी करने का बड़ा ऐलान किया है। ये वीजा उन युवाओं के लिए है जो ब्रिटेन जाकर अपना करियर संवार सकते हैं। G20 अध्यक्षता के मायने समझ लीजिए, वो भी आपको समझाते हैं। भारत ही G20 का एजेंडा तय करेगा। दुनिया के सामने मुद्दे रखने का मौका भारत के पास होगा। आर्थिक लक्ष्यों की तरफ ले जाने का मौका भी भारत को मिलेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर फोकस भारत का रहेगा। साथ ही महंगाई के मुद्दे की बात करें, दुनिया के सामने इस पर चर्चा होगी। G20 के देशों से तालमेल बनाए रखना भी भारत का काम होगा और युद्ध की चुनौती के बीच भारत का संदेश होगा। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि
या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। यहाँ की आबादी 85% मुस्लिम है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के कदम कदम पर आपको सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी बाली पहुंचे, पूरा शहर सनातन संस्कृति का स्वागत करता दिखा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं राम भक्त हनुमान है तो कहीं महाभारत के पांडव पुत्र नकुल सहदेव की प्रतिमाएं। इन सभी प्रतीक चिन्हों को देखकर एक पल को आप महसूस करेंगे कि आप भारत में ही हैं, लेकिन ये भारत नहीं है। हिंदू सभ्यता को अपने आंचल में समेटने वाला ये देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसा इंडोनेशिया की राजधानी बाली है। यहाँ के हर चौक चौराहे पर आपको कोई ना कोई हिंदू सभ्यता से जुड़ी चीज जरूर दिख जाएगी। फिर वो हिंदू धर्म ग्रंथों के देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हो या फिर हिंदू संस्कृति की झलक दिखाती सजावट। लेकिन जब आप बाली के डेनपासार में निकलते हैं तो कई प्रतिमाएं आपको रोक देती हैं, चौक चौराहों पर आपको रोकने को मजबूर कर देती हैं। इसी तरह से हम जब निकले आज G20 सम्मेलन के दूसरे दिन को कवर करने, तो चौक चौराहे पर नकुल सहदेव की बड़े स्टैचू देखकर हम रुक गए और यहाँ सोचे कि एक कवरेज करें, एक रिपोर्ट बनाएं। और नकुल सहदेव ही नहीं बल्कि रामायण, महाभारत, हिंदू धर्म के तमाम नायक, भगवान, किरदार की प्रतिमाएं, तस्वीरें, उनकी छाप आपको बाली में जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। हिंदू धर्म, भारत और बाली का जुड़ाव किस तरह से है, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि दोनों देशों का जुड़ाव प्राचीनतम काल से है और जगह जगह यहाँ हिंदू धर्म की छाप देखने को आपको मिलेगी। नकुल सहदेव की ऊंची प्रतिमाएं आपको देखने को मिल रही हैं। कमल के फूल के बीच बनाया गया है नकुल सहदेव की दो ऊंची प्रतिमाएं। शायद इसीलिए G20 सम्मेलन में शामिल होने बाली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मंगलवार को कहा था कि बाली आने के बाद हर भारतीय को एक अलग अनुभूति होती है और मैं वही महसूस कर रहा हूं। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। इंडोनेशिया से भारत का हजारों साल का रिश्ता है और यहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ आपको दिखा दे, हिंदू धर्म की झलक की बात मैं कर रहा था। ये जो आपको स्ट्रीट लाइट की तरह फूल दिख रहे हैं, फूल की शक्ल में एक जो स्ट्रीट लाइट की तरह बम्बू पर बनाया गया है, बम्बू पर इसे बनाया जाता है। ये बेंजोर है, दरअसल ये समृद्धि का प्रतीक है और बालीनीज हिंदू में इसका बहुत ही महत्व है। इसको समृद्धि के तौर पे देखा जाता है और कोई भी कार्य होता है तो इस तरह के बेंजोर लगाए जाते हैं। यहाँ बाली के डेनपासार की सड़कों पे आप जगह जगह इस तरह के बेंजोर दिख सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है बेंजोर के तौर पे। और अभी जो आमतौर पे हमें देखने को मिलता है डेनपासार में बेंजोर, इसके अलावा G20 सम्मेलन के बैनर और इस तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी प्रतिमा। ये हनुमान की आप प्रतिमा देख रहे हैं नकुल सहदेव के सामने, और रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म से जुड़े तमाम किरदार आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ की खूबसूरती को बयां करते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की आबादी 85% मुस्लिम है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के कदम कदम पर आपको सनातन संस्कृति की झलक मिलती है। इंडोनेशिया ने न केवल अपने आप को भारत की अमर सनातन संस्कृति से जोड़ा है, बल्कि उसे समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति दे दी है और इस बैठक में राज्य विधानमंडल सत्र को 5 दिसंबर से शुरू करने पर भी मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से आयोजित होगा और ये 3 दिन तक चलेगा। इसके साथ संभल में नया स्टेडियम बनाए जाने, 2 नए निजी विश्वविद्यालयों को NOC, SGPGI मेडिकल वार्ड्स में 12 नए बेड्स की मंजूरी के साथ नई पर्यटन नीति को मंजूरी और यूपी इलेक्ट्रॉनिक नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। एक अन्य प्रस्ताव के तहत सरकार हेरिटेज होटल बनाने में भी सहयोग करेगी।
लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, फैब इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। जो प्रोत्साहन बढ़ाए गए खास तौर से 200 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी, 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान, 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, खबरों का सिलसिला जारी है।